अच्छा जी, आज हमने अपना इनकम टैक्स का एरिया स्टार्ट करना है जो कि आपका चैप्टर 4 टू चैप्टर 16 है। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, अच्छा इनकम टैक्स की जो वेटेज है आपकी है 60 टू 75 मार्क्स। यानी आई कैप ये कहता है कि भाई मैं इस एरिया के अंदर से 60 से लेके 75 मार्क्स आपसे टैक्स करूँगा, यानी बड़ा मटीरियल एरिया है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर तैयार करते हैं तो आपका ये पेपर पास हो जाएगा। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स में कहते हैं भाई इनकम टैक्स का स्कोप है क्या। ठीक है, तो वो कहते हैं इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, यानी इनकम टैक्स इम्पोज होगा फॉर ईच टैक्स ईयर, यानी किस पीरियड, ये टैक्स ईयर पीरियड डिफाइन करता है। उसके बाद कहते हैं, क्या कहते हैं जी, ऑन एवरी पर्सन, हर पर्सन के ऊपर, हर पर्सन ने इनकम टैक्स देना है। किस पे देगा? ऑन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे तो देगा लेकिन एप्लीकेबल टैक्स रेट्स के मुताबिक देगा, जो उसके ऊपर टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं। अब हमने ये सारी चीजें देखनी है। बेसिकली ये समझ लें फाउंडेशन ऑफ इनकम टैक्स है, इसके ऊपर ही आपके 13 चैप्टर्स जो हैं वो स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसे होंगे, अब हम इसको देखते हैं कि बेसिकली वो कह रहे हैं इनकम टैक्स आपने एक टैक्स ईयर के लिए कंप्यूट करना है। टैक्स ईयर क्या होता है जी? अब आप ऐसा करें ना, एक हेडिंग दें टैक्स ईयर की। सबसे पहले हम टैक्स ईयर देखते हैं। टैक्स ईयर क्या होता है जी? अच्छा, टैक्स ईयर ना वैसे ही एक पीरियड होता है, यानी ये पीरियड है जी, अब पीरियड है जिसके अगेंस्ट आप टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करते हैं। अच्छा देखिए, इनकम टैक्स आपने वैसे ही, इनकम टैक्स क्या होता है जी? जो भी बंदा इनकम कमाएगा उसके ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट को देने हैं वो इनकम टैक्स है। अब मेरा सवाल ये है, कितने अरसे की इनकम? कल हमने क्वेश्चन रेज किया था ना, एक बंदा है वो रोज इनकम अर्न कर रहा है, एक बंदा है वो रोज कौन अर्न कर रहा है, जैसे कोई आम बिजनेस, कोई रेस्टोरेंट, कोई भी जो है वो रोजाना की रोजाना अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। एक बंदा है वो सैलरी लेता है, वो मंथली इनकम अर्न कर रहा है। एक बंदा है जिसके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, वो 6 मंथ्स 8 मंथ्स में अपनी इनकम अर्न कर रहा है। तो लॉ ने एक स्टैंडर्ड पीरियड डिफाइन कर दिया टैक्स ईयर का। अब ये टैक्स ईयर जो है ना आपके 3 तरह के। एक है जी आपका नॉर्मल टैक्स ईयर, एक है आपका स्पेशल टैक्स ईयर, एक है आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। 3 तरह के टैक्स ईयर्स हैं आपके। अच्छा नॉर्मल टैक्स ईयर, अच्छा किसी को यह पता है कि गवर्नमेंट का टैक्स ईयर कौन सा है? जुलाई टू जून। बजट सुना है कभी? गवर्नमेंट का बजट आता है कब आता है? जून में। जुलाई से इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, जो भी बंदा, जिसका भी पीरियड जो है ना आपका स्टार्ट होगा 1 जुलाई से और 30 जून पे खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली ये 12 मंथ्स का बनेगा, ये कहलाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है, इसके अगर देखा जाए तो 2 की फीचर्स हैं। कौन कौन से? एक तो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स का होता है और 30 जून पे खत्म होता है, ये आपका कहलाता है नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है, अब एक वो है स्पेशल। का क्या मतलब होता है? जो एबनॉर्मल है, जैसे आप कहते हैं ना ये स्पेशल चाइल्ड है फॉर एग्जांपल, कि ये एबनॉर्मल है। इसी तरह नॉर्मल से यहां पे वैसे आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन मतलब आपने कहीं पे कोट नहीं करना। इसके जो की फीचर्स हैं वो मैं लिख रहा हूं, उसके अलावा आपने इसको कहीं पे जो मैं कह रहा हूं वो आपके सिर्फ याद दिलाने के लिए। स्पेशल क्या है जी? स्पेशल भी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होता है, लेकिन अदर देन एंडिंग ऑन 30 जून, यानी वो 30 जून पे खत्म नहीं होता। जैसे कोई बताए 12 मंथ्स का पीरियड जो 30 जून पे ना खत्म हो रहा हो। कौन सा? 1 अप्रैल से शुरू हुआ और खत्म कब होगा? 31 मार्च। ठीक है, और वेरी गुड 1 जनवरी से 31 दिसंबर। वेरी गुड। मतलब आपने कोई और अगर 12 मंथ्स का पीरियड है, ठीक है, तो जो 30 जून पे खत्म नहीं हो रहा वो स्पेशल टैक्स ईयर होगा। हमें ये पता चल गया ये दोनों 12-12 महीने के पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अब तीसरा जी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल का वर्ड सुना है कभी? कभी प्रैक्टिकली कहीं सुना हो ट्रांजिशनल क्या होता है जी?
एक दूसरे से आप दूसरे पे शिफ्ट हो रहे हो। आई कैप में सुना है कभी? अभी पहले जब AFC से PRC की पॉलिसी हुई थी, कोई है ज़हन में वो पॉलिसी? पहले कुछ स्टूडेंट्स ने AFC दिया था ना, आप लोगों ने सबने PRC दिया हुआ। अच्छा, हुआ ये था कि जब इन्होंने AFC की स्कीम थी ना, पहले AFC का नाम सुना हुआ वैसे? कैप से पहले एक AFC होता था। तो जब उन्होंने PRC में कन्वर्ट की ना अपनी स्कीम, तो उन्होंने कहा अच्छा जी, ये जो अभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जो AFC में एनरोल हुए थे अब वो PRC में जा रहे हैं, तो अब उनके लिए एग्ज़ाम की पॉलिसी ये होगी। यानी वो ट्रांजिशनल फेज था, रेगुलर उस तरह से उसमें नहीं आए हुए थे। तो अब क्या होगा, जब आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जाएंगे या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर में जाएंगे, तो उस पीरियड में भी तो इनकम अर्न करेंगे। अब कैसे जाएंगे, अभी देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्मल टैक्स ईयर बताएं मुझे। नॉर्मल तो सेम रहेगा ना, 1 जुलाई। मैं आपको बता दूं, अच्छा नहीं 1 जुलाई सेम रहेगा, बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 7 ईयर लगाएं। 2000, ये तो बहुत पुराना है। चलें जी 2002, ये खत्म कब होगा? ऐसे ही है, ये खत्म हो जाएगा। अब अगर तो मैं कहता हूं कि भाई मैंने अपना टैक्स ईयर चेंज नहीं करना, मैं नॉर्मल में ही चलता रहूंगा, तो अगला साल मेरा होगा 1 जुलाई 2003 से 30 जून 2004। मैं गवर्नमेंट को इसके पीरियड के अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम और टैक्स कंप्यूट करके दूंगा। उससे अगला मैं कहता हूं मैंने नहीं चेंज कराना, ये नॉर्मल रहेगा, तो ये 2004 से शुरू होगा, 2005 पे खत्म हो जाएगा। ऐसे ईयर बाय ईयर चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन फिर मुझे अब ये हुआ कि जी ये तो मेरा 30 जून 2005 पे ख़त्म हुआ, मैंने कहा मैं अगला जो अपना टैक्स ईयर करना चाहता हूँ ना, वो स्पेशल टैक्स ईयर करना चाहता हूँ। आप कोई स्पेशल बताएं ज़रा टैक्स ईयर। ये पीरियड तो समझ आ गया ना, 1 जुलाई 2004 से 30 जून 2005। अब मैं कोई स्पेशल टैक्स ईयर करना चाहता हूँ अपना 1 जनवरी से, आपने कहा जी 1 जनवरी से करना चाहता हूँ 31 दिसंबर, ऐसे ही है। तो मैं तो 30 जून 2005 तक अपना टैक्स दे चुका हूँ, अपनी इनकम कंप्यूट कर चुका हूँ, अपना टैक्स दे चुका हूँ। अब मेरा अगला 1 जनवरी कब आएगा? कब आएगा? 2006 में, ऐसा ही है। 5 में तो नहीं जाऊंगा ना, क्योंकि 5 का तो मैं ये दे चुका हूं ना 30 जून तक। तो अब अगला मेरा आएगा जी 2006। अब ये खत्म कब होगा? 2006 में ही खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। अब मसला ये हुआ कि मैंने तो अपना टैक्स कब तक दिया था? 30 जून 2005, और अब मैं कह रहा हूं मैं अपना टैक्स देना शुरू करूंगा 1 जनवरी 2006 से। तो बीच का जो पीरियड है वो कहां जाएगा? गवर्नमेंट कहेगी टैक्स ना दें, यानी अब मेरा पीरियड कौन सा रह गया? 1 जुलाई से, अगर मैं देखूं 1 जुलाई से लेके 1 दिसंबर 2005, ये जो आपका पीरियड है ना, ये आप कहेंगे जी ये ट्रांजिशनल फेज में जब आप एक टैक्स से दूसरे टैक्स ईयर में शिफ्ट हुए हैं, तो जो आपका पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर टू द स्टार्ट ऑफ द चेंज टैक्स ईयर, इसको आप कहेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्लियर? इसी तरह अब आपने क्या किया, जब आप स्पेशल में चलते रहे, अब आपने यहां पे कोई मसला नहीं होगा, अब आप इसी तरह चलते रहेंगे। 1 जनवरी 2007 आ जाएगा, फिर 31 दिसंबर 2007, इसी तरह चलता रहेगा जब तक आप चेंज नहीं कराएंगे, ये इसी तरह पीरियड चलता रहेगा। फिर जब आप कहेंगे जी अब मैंने चेंज कराना है, तो चेंज कराएंगे तो वही आपका जो गैप का पीरियड होगा वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज तो साबित हो गई कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो 12 मंथ से कम होता है। ठीक है, तो यानी ये लेस देन 12 मंथ्स होता है। इसकी एक की फीचर और याद रखें
कि चेंज ऑफ टैक्स ईयर, जो इसका मेन है ना, चेंज ऑफ टैक्स ईयर, ये इसका की प्रिंसिपल आपने याद रखना है। जब भी टैक्स ईयर चेंज होगा तब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर अकर होगा। यहां मैं आपसे भी एक ना बड़ा जबरदस्त सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन ये है कि आज क्या तारीख है, 21 मार्च। 21 मार्च को आपका रिजल्ट आ गया और आपने कंपनी में अप्लाई किया, ठीक है, और आपकी जॉब स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा जी 1 अप्रैल से आपने हमें ज्वाइन करना है। आपने 1 अप्रैल से उनको ज्वाइन किया है, 1 अप्रैल 2023 को। अब मुझे बताएं आपका टैक्स ईयर कौन सा होगा? नहीं, एंड नहीं हुआ। मेरा सवाल तो है ही नहीं स्टार्ट और एंड वाला। मेरा सवाल ये है कि आपका रिजल्ट आया और आपको एक कंपनी ने ऑफर की कि भाई हम आपको 2.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देते हैं, तो आप आ जाएं हमें ज्वाइन कर लें, ठीक है। और आपने कहा ठीक है 1 अप्रैल से हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। तो 1 अप्रैल 2023 से आपने उन नौकरी ज्वाइन कर ली, जॉब आपने ज्वाइन कर ली। तो अब मुझे बताएं कि आप इनमें से कौन सा टैक्स ईयर ऑप्ट करेंगे फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू? स्पेशल करेंगे। अच्छा ठीक है, और बताएं। स्पेशल करेंगे। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखें, बाय डिफॉल्ट आपका जो टैक्स ईयर होता है हमेशा से नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। आपने जब अपनी FBR के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई तो आपका नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट होगा। हाँ, अब क्या होगा, अब आपने ज्वाइन ये किया, आपका जो टैक्स ईयर बनेगा ना, आपका टैक्स ईयर इससे रिलेटेड बनेगा 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023, ठीक है। आपका ये टैक्स ईयर बनेगा। हाँ, आप इसमें कहेंगे मैंने इनकम कितनी कमाई, तो आप कहेंगे 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरी इनकम इस टैक्स ईयर की है 7.5 लाख रुपए। बाय डिफॉल्ट जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपका जो टैक्स ईयर होगा वो होगा नॉर्मल टैक्स ईयर। बोर्ड पूरा नजर आ रहा है? उसको जूम आउट कर दें, पूरा बोर्ड नजर आना चाहिए। अच्छा ये समझ आ गई आपने? एक करेक्ट। अच्छा 2 चीजें याद रखिएगा, 2 चीजें। आप जब भी अपनी रजिस्ट्रेशन टैक्स अथॉरिटीज के साथ करवाएंगे इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए, तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमेशा चेंज ऑफ टैक्स ईयर पे अकर होगा। आप यहाँ पे ये भी तो कह सकते थे कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक जो मेरा टैक्स ईयर होगा वो ट्रांजिशनल होगा। नहीं, क्योंकि मैंने तो चेंज ही नहीं करवाया टैक्स ईयर। तो इसका की फीचर याद रखिएगा, चेंज ऑफ टैक्स ईयर। जब भी आप टैक्स ईयर को शिफ्ट करवाएंगे एक मॉडल से दूसरे में, यानी पीरियड चेंज करवाएंगे, तो ट्रांजिशनल अकर होगा। टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके आप की पॉइंट्स ये अपने पास कहीं लिख लें, ये इसी तरह नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल, ठीक है। तो ये इसके की फीचर्स हैं। आगे चलें, लिख लिए, ये रब कर दूं। अच्छा जी, अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पर्सन के ऊपर। पर्सन क्या होता है जी? हमने कहा हर पर्सन ने क्या करना है, एक टैक्स ईयर से रिलेटेड अपनी टैक्सेबल इनकम और इनकम टैक्स कंप्यूट करना है बाय अप्लाइंग एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑन हिज टैक्सेबल इनकम। अब पर्सन है क्या जी? पर्सन की आपकी 4 कैटेगरीज हैं, 4, ठीक है। नंबर 1 आपकी जो है, अगर हम देखें तो वो कहता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इज अ पर्सन। हर इंडिविजुअल एक सेपरेट पर्सन है, ठीक है। 2 भाई अलग अलग पर्सन है, बाप बेटा अलग अलग पर्सन है, उन्होंने अपनी अपनी इनकम और टैक्स अलग अलग कंप्यूट करना है। हर इंडिविजुअल एक पर्सन है। नंबर 2 आपकी आती है जी कंपनी। हर कंपनी एक सेपरेट पर्सन है और इंडिपेंडेंट है अपने शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर्स ने अलग टैक्स देना है, कंपनी ने अलग टैक्स देना है। तीसरे नंबर के ऊपर आपकी आती है जी AOP। AOP होती है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी मल्टीपल पर्सन मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है आपकी।
तो ये आपकी होती है जी AOP। ये एक पर्सन की कैटेगरी में, ये अपने पार्टनर से या अपने मेंबर से सेपरेट पर्सन होती है। ठीक हो गया जी। और एंड में आपके पास है जी एक फोर्थ कैटेगरी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। ये मैं लिखवा देता हूँ आपको, फेडरल गवर्नमेंट पूरा लिखिएगा, पर्सन की हेडिंग दे दी है ना आपने, इसमें ये लिखते जाए, पहले फोर्थ पॉइंट पहले लिख लें, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, फिर कॉमा पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनको स्प्लिट नहीं करना, ये चौथी एक ही कैटेगरी है, इसके अंदर 4 तरह की वो उसने फर्दर पर्संस को बताया है। अच्छा, यही 4 पर्सन है, बस 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन आपके आते हैं। ठीक है, तो पर्सन्स तो आपके ये हो गए। अब उसके बाद आते हैं जी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगना है। ठीक है। अच्छा, इनकम्स की ना काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं अगर मैं बात करूं। ठीक है, अगर टेक्निकली बात करूं, आगे हम पढ़ेंगे भी रिजीम्स के बारे में, लेकिन इसके ऊपर बात करूं, एक तो आपकी स्ट्रेट अवे कौन सी आ जाती है? एग्जैम्प्ट इनकम। एग्जैम्प्ट इनकम आपको अब नाम से ही जाहिर है, यानी ऐसी इनकम होगी इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम आपने कमाई है, टैक्स नहीं लगेगा। ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं होती। जाहिर बात है, टैक्सेबल तो वो है जिस पर टैक्स लगना है। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको इनकम्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनकम्स होती कौन कौन सी हैं। या अगर कहते हैं तो इसके मैं बीच में एक वो लिख देता हूँ इनकम्स, और फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगा। यानी इनकम्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं आपकी। एक आपकी होती है जी एग्जैम्प्ट इनकम, ठीक है। उसके बाद आपकी एक होती है टैक्सेबल इनकम, अच्छा कुछ इनकम्स आपकी ऐसी होती हैं उनकी रिजीम डिफरेंट होती है, उसको आप कहते हैं FTR और सेपरेट ब्लॉक। वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं होती, उनके ऊपर ना अलग टैक्स लगता है। उनके ऊपर टैक्स लगता है लेकिन वो अलग, वो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन सिर्फ बता रहा हूं एक टैक्सेबल होती है और एक एग्जैम्प्ट इनकम होती है। ठीक है। अब एप्लीकेबल टैक्स रेट्स क्या हैं? कल वैसे हमने टैक्स रेट्स देखे थे। ठीक है। अब ये क्या है जी, आपके ना आपने देखे कभी टैक्स रेट्स? ये तो कल क्लास में थे, इन्होंने टैक्स रेट्स देखे हुए। अच्छा, टैक्स रेट्स जो हैं वो अब हम प्रोजेक्टर लगाते हैं फिर उसके लिए। एक मिनट है। देखिए, इसका है कोई बटन शटन? लाइट आ रही है इसकी?
इसका बटन किधर होगा? ये तो नहीं है, तो ये इसकी केबल ना हो। लाइट बंद हो गई है, देखिए हुआ है ऑन, हो गया। अब हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी आप ये समझ लें कि अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आई ना तो कोई मसला नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। अच्छा, मैं ये कहता हूँ जी कि मिस्टर एक पर्सन है मिस्टर ए, वो जॉब करते हैं कहीं पे, ठीक है, वो जॉब करते हैं और उनकी जो सैलरी है पर मंथ वो है जी ₹3 लाख। तो आपने क्या कंप्यूट करना है? कंप्यूट, यार प्रोजेक्टर देखें ये चल क्यों नहीं रहा, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? एक मिनट, ये भी लगा के देख लेते हैं, एक मिनट। मेरे ख्याल से इस वाले ने डिटेक्ट, हाँ ये आ गया आपका। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हुआ कि अब आपने क्या कंप्यूट करना है इसके लिए? कह रहे हैं अभी कंप्यूट करनी है आपने जी टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अब कैसे कंप्यूट करेंगे? करें ज़रा, लिखें ये सवाल और करें ज़रा कंप्यूट। अब जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही, जो जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ आ रही, अच्छा इसको कैसे करेंगे वो आपने मुझसे पूछने हैं। ठीक है, ऐसे ही है। पहले तो अच्छा, पहले मुझे ये बताएं इसका टैक्स ईयर कौन सा होगा? नॉर्मल होगा। और अब मैंने आपको बताया हुआ नहीं, अगर मैं कहता हूँ कि जी टैक्स ईयर है इसका नॉर्मल, बिल्कुल सही आपने बताया 2023, तो इसका पीरियड कौन सा होगा? जुलाई 2022 ठीक है, बिल्कुल सही है। ये किसने बताया आप लोग? 1 जुलाई 2022 से शुरू होगा और 30 जून 2023 पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हमें पता चल गई कि जो आपका नॉर्मल टैक्स ईयर जिस डेट पे ख़त्म हो रहा होता है उस ईयर से इसको डिनोट किया जाए। ये बात समझ आ गई? यानी जो इसकी एंडिंग डेट है ना उससे टैक्स ईयर को डिनोट किया जाता है। यानी आपने कहा टैक्स ईयर 2023, तो इसका मतलब है ये 22 से शुरू होगा और 23 पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, टैक्सेबल इनकम ये कह रहे हैं कि कितनी होगी? 36 होगी, ऐसा ही है? सर वो कैसे हैं? वो कैसे पढ़ें ज़रा। सैलरी पर मंथ कितनी है? 300,000। तो साल में कितने, ये देखें इस पीरियड में कितने महीने होंगे? हमने कहा था नॉर्मल टैक्स ईयर अगर आप कह रहे हैं तो 12 महीने हैं, 12 हैं, तो इसको आप बस सिंपली मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो पूरे टैक्स ईयर की आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। क्लियर है? अब टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करेंगे वो तो कर लेंगे, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है?
टैक्स से इनकम टैक्स ऐसे कंप्यूट होता है, वो लाइन पढ़े जरा जो भी लिखी थी। Income tax will be imposed each tax year on every person who has taxable income. Who has taxable income, आ गई taxable income by as per एप्लीकेबल। अब देख रहे हैं एप्लीकेबल टैक्स रेट्स कौन से, टैक्स रेट्स बहुत सारे हैं, अब देखते हैं एप्लीकेबल कौन से हैं जी। यहाँ पे ये हैं जी टैक्स रेट्स आपके। ठीक है, ये आपके टैक्स रेट्स हैं, इनको जरा देख लें है क्या जी। यहाँ पे वो ये कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ऊपर लिखा हुआ आपको नजर नहीं आएगा। रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी। मिस्टर ए क्या है? इंडिविजुअल मिस्टर है। इंडिविजुअल और एओपी के लिए ये रेट्स होंगे। ठीक है, टैक्स रेट्स कह रहे हैं। अच्छा, ये उनके लिए भी जरा दोबारा पढ़ लेते हैं, कल नहीं थी। सब्जेक्ट टू द क्लॉज टू, मतलब क्लॉज टू सब्जेक्ट, यानी ये वाली जो क्लॉज है ना, ये क्लॉज 1 है। क्लॉज 1 सब्जेक्ट टू का मतलब होता है मातहत है, यानी ये वाली जो क्लॉज लिखी हुई है ना, क्लॉज ये मातहत है, सबऑर्डिनेट है क्लॉज 2 के। यानी क्लॉज 2 की अगर बात आ गई तो क्लॉज 2 की बात मानी जाएगी। कह रहे रेट ऑफ टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड एओपी। हर इंडिविजुअल और हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर आपने ये वाले टैक्स रेट्स लगाने हैं, एक्सेप्ट सैलरीड इंडिविजुअल। सैलरीड पे नहीं लगाने। शैल बी सेट आउट इन द फॉलोइंग टेबल। यानी वो कह रहा है हर इंडिविजुअल के ऊपर और हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने जो अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो टैक्स देना है ना, वो ये रेट्स दे दिए, इसके मुताबिक दे रहे हैं। लेकिन एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है? सिवाय सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। अच्छा भाई, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए फिर क्या है? उसके लिए क्लॉज 2 पढ़ लेते हैं। वो है कि हमें नहीं पता सैलरीड इंडिविजुअल क्या होता है, अब हम वो देखने जा रहे हैं। यहां पे कह रहे हैं वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी exceeds 75% of his taxable income, the rate of tax shall be applied। अच्छा, अब ये हम अगर एक बंदे की इनकम, इंडिविजुअल की इनकम, यानी जितनी भी उसकी सारी इनकम है, इनकम तो बहुत सारे सोर्सेज से कमाई जाती है ना, बिजनेस से। अच्छा, यहाँ पे हेड्स भी बता दूँ आपको ना दोबारा से। आपका एक हेड है, ये लिख लें, इसकी भी हेडिंग लिख लें, हेड्स ऑफ इनकम। एक हेडिंग बना लें, हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स हैं जी आपके, 5 हेड। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर तो पूरे पूरे चैप्टर हैं आप। सबसे पहले है जी सैलरी। दूसरे नंबर के ऊपर है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ भी कर दूँ। किसी बंदे की कोई लैंड है या किसी बंदे की कोई बिल्डिंग है, उस पर उसको रेंट पे दे देगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जैसे ये पूरी बिल्डिंग है, मेरी है, मैं किसी को किराए पे दे देता हूँ, तो मुझे जो इससे रेंट आएगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला जाएगा। तीसरे नंबर पे ऊपर इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसकी तो मेरा ख्याल से एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप डेली रूटीन में देख ही रहे हैं। जो लोग भी कारोबार कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तीसरा हेड नहीं, उसके साथ इनकम फ्रॉम नहीं आता, सैलरी के साथ और इसके साथ नहीं आता। कैपिटल गेन्स जो है आपका 4th हेड। अच्छा, कैपिटल गेन्स क्या होता है? जब आप अपने शेयर कंपनी के शेयर होते हैं, वो आपने ख़रीदे और वो बेच दिए, तो उससे जो इनकम आएगा, नहीं इंटरेस्ट नहीं, वो कैपिटल गेन नहीं। आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा ना मेरी बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग मैंने क्या किया, मैंने तो उसे रेंट पे दे दिया, तो जब मुझे रेंट आ रहा है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन मैंने बिल्डिंग ये ख़रीदी थी 1 करोड़ की, मैंने अब 1.5 करोड़ की बेच दी, तो अब जो 50 लाख रुपए का मुझे बेचने से फ़ायदा हुआ है ना, बेचने से, वो कैपिटल गेन में जाएगा। 2 चीज़ें अभी मेनली आप याद रखें, एक इसमें शेयर्स होते हैं, शेयर्स के ऊपर जो आपको बेचने पे मुनाफा होता है वो, और जो इमोल प्रॉपर्टी बेचने पे दोनों पे डिस्पोजल है। ठीक है, तो ये कैपिटल गेन्स में जाता है।
उसके बाद आखिरी हेड है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी लॉ ये कहता है कोई भी पर्सन से क्या मुराद है, अभी हमने पढ़ लिया 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन है, वो इन 5 हेड से ही अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं। अदर सोर्सेज में क्या आ जाएगा जी, जैसे डिविडेंड होता है, जैसे आपका इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी, बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारी इनकम्स है, ये हम इस हेड में जाके पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारी। लेकिन थोड़ा सा वैसे ज़रा हम ब्रीफ से इंट्रोडक्शन, सैलरी तो आपको पता है, कोई भी बंदा जॉब करता है तो उससे जो तनख्वाह मिलती है उसको सैलरी कहते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपको बता दिया, जो बंदा अपनी बिल्डिंग या लैंड रेंट पे किसी को देगा उससे जो रेंट आएगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो कारोबार से इनकम आ रही है, ठीक है, जो आप मेरे ख्याल से वो अकाउंटिंग में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो ये वो इनकम फ्रॉम बिजनेस। कैपिटल गेंस, ये डिस्पोजल के ऊपर होता है, जब आप अपने एसेट को बेचते हैं तो इसके अंदर कौन से एसेट्स होते हैं, कैपिटल एसेट को बेचते हैं। जब कैपिटल एसेट हम जाके तब पढ़ेंगे, तो उनको जब बेचते हैं तो उसके ऊपर जो आपका गेन या लॉस आता है वो कैपिटल गेंस में जाता है। एंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और जो बाकी मिसलेनियस इनकम्स है वो आपकी यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लासीफाई होती है। ठीक है, 5 मिनट देती, ठीक। अच्छा, ये आपके जो है ना ये हेड्स आ गए, ठीक है। अब लॉ ये कह रहा है, अब मैं इसके साथ रेफर कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि आपकी ये जो सारी हेड्स की जितनी भी टैक्सेबल इनकम है ना, सारे हेड्स की टैक्सेबल इनकम, इसको जब आप इकट्ठा करेंगे, इनको आपने इकट्ठा कर देना है। फॉर एग्जांपल, सैलरी से मेरी 36 लाख इनकम आई, प्रॉपर्टी से मेरी हो सकता है इनकम ना हो, 0, बिजनेस से मेरी 10 लाख इनकम आ जाए, इससे मेरी 5 लाख इनकम आ जाए, इससे मेरी इनकम ना आए। वो कह रहा है जब आप इसका टोटल करेंगे ना, टोटल इन सारे जितनी भी आपकी इनकम्स आ रही है इनका जो टोटल करेंगे, अगर आपकी सैलरी जो है वो इस टोटल के 75% से एक्सीड कर गई तो आप क्या होंगे, सैलरीड इंडिविजुअल। यानी फॉर एग्जांपल आपकी ये भी एक इनकम आई, ये भी एक इनकम आई, ये भी आई, ये भी आई, तो ये भी आई, इसका टोटल आपका बन गया 2 मिलियन, और आपकी सैलरी इनकम थी कितनी, 16 लाख। यानी आपकी मतलब इस बाकी हेड से 4 लाख थी और सैलरी के हेड से 16 लाख थी, तो आपकी इनकम कितनी हुई, 20 लाख। यहां तक समझ आ गई। अब ये देखें, क्या ये सैलरी 75% से, इसके 75% से एक्सीड कर रही है? कैलकुलेट करें जरा, करें जरा कैलकुलेटर से। सिर्फ सिंपली आपने क्या करना है, सैलरी इनकम को डिवाइड करना है अपनी सारी इनकम, टैक्सेबल इनकम से। कितने परसेंट आ रही है, 80%। अब इसको पढ़ते हैं। वेयर एन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एक्सीड्स 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के 75% से एक्सीड कर गई ना, 80% है, तो अब ये वाले रेट लगाएंगे, यानी अब वो कहलाएगा सैलरीड इंडिविजुअल। क्लियर होगी बात? अब हमारे क्वेश्चन में बताएं ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है? जी सैलरीड है। आप कितने परसेंट है सैलरी इनकम? ठीक है, क्यों, आपके ख्याल में कितने परसेंट है? एक ही सोच है। ये नॉन सैलरी 75% से एक्सीड तो नहीं, कैसे नहीं कर रही एक्सीड, ये बताएं। कैसे नहीं कर रही? हाँ, कितने परसेंट बन रही है? चले इस तरह कर लेते हैं, सैलरी इनकम इसकी कितनी है? सैलरी इनकम इसकी 300,000। नहीं, 300 तो नहीं है, 36। सैलरी इनकम आपने कहा 36 है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है?
एज्यूम कर सकते हैं? नहीं, एज्यूम नहीं करें, आपको क्वेश्चन में दी नहीं है तो 0। बिजनेस 0, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, तो टोटल कितनी आ गई? 36 लाख ही। तो अब कितने परसेंट है सैलरी? ये तो सेम ही है ना? तो कितने परसेंट हो गई? 1%। 100%। 100%। 100%, तो 75% से एक्सीड कर गई तो सैलरीड इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या होता है, ये अब हमें ये पता चल गया कि हमने दूसरा वाला टेबल वाला। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अब ये फॉल कहाँ करेगी 36 लाख? ठहरिए, मैं इसको रब करता हूँ कि थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये देखें, ये टेबल कहता क्या है जी? टेबल कहता है कि अगर हेडिंग पहले गौर से पढ़ें, टैक्सेबल इनकम इतनी है तो टैक्स रेट इतना लगेगा। यानी वो कह रहा है अगर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, 6 लाख तक अगर इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स लगेगा। ये 4 वाला। आप कह रही हैं 4 वाला लगेगा? अच्छा, ये अब कंफ्यूजन हो गई। 4th लगेगा, 5th लगेगा? 5th लगेगा। अच्छा, आप 4th कौन कौन कह रहा है? 5th लगेगा। 2 4th कह रहे हैं, 2 5th कह रहे हैं। अच्छा, पहले हम 4th को पढ़ते हैं। 4 कह रहे हैं वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 24 लाख। ठीक है, एक्सीड तो कर रही है, 24 लाख से एक्सीड कर रही है ना, बट डज नॉट एक्सीड 36 लाख। 36 लाख से एक्सीड ना कर रही हो, 36 लाख से एक्सीड तो नहीं कर रही, क्या ख्याल है? does not exceed 36, इसका मतलब हुआ कि 3599। नहीं, कह रहे डज नॉट एक्सीड, 36 लाख से ज़्यादा ना हो। 36 लाख से एक्सीड तो नहीं कर रही ना। यहाँ पे क्या कह रहा है? 5th में कह रहा है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 36 लाख, 36 लाख से बढ़ गई, यानी 36 लाख 1 रुपया हो गई, तो फिर 5th लगेगा, यानी ये 4th लगेगा। ये भी एक कंफ्यूजन क्लियर हो गई। यानी ये आखिरी 36 लाख रुपया इसमें काउंट होगा, इसमें 36 लाख 1 रुपया काउंट होगा। हाँ, अगर 36 लाख 10 पैसे हो गए फिर भी इसमें आ जाएगा। ठीक हो गया, वेरी गुड। ये अब आपका लग जाएगा। अब इसके मुताबिक जरा इसका टैक्स कंप्यूट कर दें जल्दी से। 165। कितना आ रहा है? आपने कहा ये वाला लगेगा, तो अब अच्छा इसमें कहता क्या है? इसमें कहता है अब रेट ऑफ टैक्स कितना लगेगा? एप्लीकेबल टैक्स रेट जो हमने पढ़ा था, वो कह रहे हैं 1,65,000 तो आपने देने ही देने हैं, प्लस कितने देने हैं इसके अलावा? 20% किसके? 24 जितनी 24 लाख से ज़्यादा इनकम होगी उस पे कितना लगेगा? 20%। तो हमारे केस में 24 लाख से कितनी एक्सीड कर रही है? 12 लाख। तो 12 लाख जो है वो एक्सीडिंग है, तो अब इस पे कितना टैक्स बनेगा? कितना आ रहा है? 12 लाख 405,000, इतना ही आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमें और भी पता चल गई, जो इस स्लैब की आखिरी इनकम होगी उसके ऊपर, ये हमारी आखिरी इनकम थी ना, उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो अगले स्लैब का स्टार्टिंग फिक्स टैक्स होगा। यही कंप्यूट नहीं किया था आपने? देखिए 405 आ गए। ये वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि टैक्स रेट्स बने कैसे। तो ये समझ आ गया 405 कैसे हुआ। तो ये आपने क्या किया? आपने लिया एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टैक्स ईयर, ठीक है, हु हैज अ टैक्सेबल इनकम, उसके ऊपर आपने क्या कंप्यूट किया? इनकम टैक्स एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। कॉन्सेप्ट कल हम इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।